कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ध्यान हर तरफ बिखरा हुआ है और किसी एक चीज पर टिकना नामुमकिन सा हो गया है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक वायरल ट्रेंड है, नाम है डोपामाइन डिटॉक्स। तो चलिए इसके पीछे की सच्चाई को समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई हमारे इस भटके हुए दिमाग का कोई इलाज है या मामला कुछ और ही है। तो सवाल यह है कि आखिर हम इस हाल में पहुंचे कैसे? ऐसी नौबत क्यों आई कि हमें अपने ही दिमाग से डिटॉक्स करने की ज़रूरत महसूस हो रही है? असल में इसका जवाब हमारी आज की दुनिया में ही छिपा है। एक ऐसी दुनिया जो हमारे ध्यान को हर पल, हर सेकंड अपनी ओर खींच रही है। ये एहसास कि हमारा फ़ोन हमारे दिमाग पर हावी हो रहा है अब बहुत आम हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं, बल्कि हमारे डिवाइसेस के हाथ में है। और सच कहूँ तो ये फीलिंग काफ़ी पावरफुल है और अक्सर हमें बहुत लाचार महसूस कराती है। ज़रा सोचिए, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने से लेकर लगातार बजते नोटिफिकेशंस तक, हमारी दुनिया ऐसी चीज़ों से भरी पड़ी है जो डोपामाइन को ट्रिगर करती है। हर एक लाइक, हर नया एपिसोड और गेम का हर अगला लेवल हमारे दिमाग में डोपामाइन की एक छोटी सी लहर छोड़ता है, और यही लहर हमें बार बार वापस आने पर मजबूर करती है। तो इस लगातार खिंचाव और भटकाव के जवाब में एक समाधान इंटरनेट पर वायरल हो गया है, डोपामाइन डिटॉक्स। ये आइडिया है कि हम इन डिजिटल विकर्षणों से बस कुछ समय के लिए दूर रहकर अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? ये विचार, जिसे 2019 में डॉक्टर कैमरन सेपा ने डोपामाइन फास्टिंग के नाम से पॉपुलर किया, ये कहता है कि इन एक्टिविटीज से कुछ देर के लिए दूरी बनाकर हम अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को दोबारा ठीक कर सकते हैं और अपना कंट्रोल वापस पा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और पावरफुल आइडिया है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों का ध्यान खींचा है। इसके कोर में डोपामाइन डिटॉक्स का असली मकसद है तुरंत सैटिस्फैक्शन पाने की हमारी आदत के चक्र को तोड़ना। क्योंकि जब हम लगातार इन बनावटी खुशियों के पीछे भागते हैं तो हम धीरे धीरे असली और गहरी संतुष्टि महसूस करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। तो क्या ये सब सिर्फ एक और सोशल मीडिया का ट्रेंड है, या फिर इसके पीछे कोई असली साइंस भी है? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि न्यूरोसाइंस इस पॉपुलर आइडिया के बारे में असल में क्या कहता है। डोपामाइन को अक्सर खुशी का केमिकल या प्लेजर केमिकल कहा जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में ये हमारे दिमाग का मोटिवेशन इंजन है। यही वो केमिकल मैसेंजर है जो हमें सुबह बिस्तर से उठाता है, हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इंस्पायर करता है और नई चीज़ें सीखने में हमारी मदद करता है। तो डोपामाइन से डिटॉक्स करने का आइडिया ही साइंटिफिकली गलत है। जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं, डोपामाइन से छुटकारा पाने की कोशिश करना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसके बिना ना तो हम हिलडुल पाएंगे और ना ही कुछ सीख पाएंगे। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया ने डोपामाइन फास्टिंग के मूल वैज्ञानिक विचार को कैसे बदल दिया। जो असल में किसी एक बुरी आदत को टारगेट करने के लिए एक बिहेवियरल टेक्निक थी, वो सभी खुशियों को खत्म करने वाला एक लिटरल डिटॉक्स बन गई। असली मुद्दा आदतें बदलने का है, दिमाग के केमिकल को रीसेट करने का नहीं। तो अगर डोपामाइन डिटॉक्स जवाब नहीं है तो फिर क्या है? जवाब हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को डिटॉक्स करने में नहीं, बल्कि उसे रीवायर करने यानी फिर से बनाने में छिपा है। ये किसी केमिकल को हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी आदतों को धीरे धीरे एक नई दिशा देने के बारे में है। एडिक्शन रिकवरी पर हुई रिसर्च हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। हमारा दिमाग अविश्वसनीय रूप से लचीला है, वो खुद को ठीक कर सकता है, लेकिन असली बदलाव में वक्त लगता है। ये कोई झटपट मिलने वाला समाधान नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है जिसके लिए धैर्य और लगन की ज़रूरत होती है। तो असली लक्ष्य खुशी को खत्म करना नहीं, बल्कि उन आवेगी व्यवहारों को कम करना है जो हम पर हावी हो जाते हैं, और उनकी जगह हेल्दी आदतें बनाना है। डिटॉक्स के बजाय हमें इसे बिहेवियरल कंडीशनिंग के रूप में सोचना चाहिए, जहां हम अपने दिमाग को धीरे धीरे अलग तरह से रिएक्ट करने के लिए ट्रेन करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के प्रिंसिपल्स पर आधारित ये 5 स्टेप की प्रोसेस हमें भटकाव के साथ अपने रिश्ते को बदलने के लिए एक रोड मैप देती है। ये एक प्रॉब्लम को पहचानने, एक एक्सपेरिमेंट सेट करने, उसे एक हेल्दी ऑप्शन से बदलने,
अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने और फिर आगे का रास्ता तय करने के बारे में है। तो अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं तो चलिए इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। हम अपने ध्यान की रक्षा करने और अपने खोए हुए फोकस को फिर से पाने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज का एक टूल किट कैसे बना सकते हैं। शायद हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारा फिजिकल माहौल हमारे फोकस पर बहुत बड़ा असर डालता है। अपनी मेज को साफ सुथरा रखने, केवल जरूरी सामान रखने और आसपास के शोर को कम करने जैसे छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने दिमाग को गहरे और फोकस्ड काम के लिए तैयार कर सकते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल करें इससे पहले कि वो आप पर कंट्रोल करे। गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद करें, फोकस टाइमर का इस्तेमाल करें और काम करते समय अपने फोन को अपनी पहुंच से दूर रखें। ये छोटे कदम ध्यान वापस पाने में एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। और आखिर में चलिए कुछ ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन ऑप्शंस पर नजर डालें जो दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक सस्टेनेबल और हेल्दी तरीके से रेगुलेट करने में मदद कर सकते हैं। माइंडफुलनेस से फोकस बढ़ता है, रेगुलर एक्सरसाइज से मूड अच्छा होता है, दोस्तों से मिलना, कोई क्रिएटिव हॉबी अपनाना और अच्छी नींद लेना, ये सभी फोकस और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने के सिद्ध तरीके हैं। तो यहाँ आखिरी विचार ये है, आनंद से डिटॉक्स करने के बजाय क्या होगा अगर हम अपने आनंद को ज्यादा सोच समझकर और इरादे के साथ चुनें। असली ताकत किसी चीज को छोड़ने में नहीं, बल्कि सही चीज को चुनने में है। जब हम एक्टिवली ये चुनते हैं कि हम अपना ध्यान और अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, तभी हम असल में अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाते। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी गाड़ी की जिसका एक्सेलरेटर पूरी तरह से फर्श पर दबा हुआ है। बाप रे, ये तो। हाँ, और ब्रेक के तार बिल्कुल टूटे हुए हैं। और मजे की बात तो ये है कि उसका जो नेविगेशन सिस्टम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसी मनोरंजन पार्क या कसीनो की तरफ इशारा कर रहा है। गाड़ी लगातार तेजी से दौड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि अब ये सीधे किसी दीवार से जाकर टकराएगी। ये सुनकर ही घबराहट होती है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां नियंत्रण का कोई नामो निशान नहीं है और सिर्फ एक अंधे रोमांच के पीछे भागने की होड़ मची है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे डराने वाली बात यह है कि आज के इस अति आधुनिक डिजिटल युग में मानव मस्तिष्क असल में बिल्कुल इसी बेकाबू गाड़ी की तरह बर्ताव कर रहा है। आज के इस गहरी चर्चा में हमारा विषय भी यही है। हम बात करने वाले हैं दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम की। हाँ, जो कि बहुत जरूरी विषय है। और इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहे डोपामाइन डिटॉक्स के ट्रेंड की। और साथ ही यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डीप वर्क के जरिए इस भटके हुए ध्यान को वापस पटरी पर लाया जा सकता है। देखिए, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के इस दौर में ये समझना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को बचाने की सबसे पहली शर्त बन चुकी है। हाँ बिल्कुल। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए आज हमारे पास बहुत ही दिलचस्प स्रोतों का एक पूरा पुलिंदा है। हम क्लीवलैंड क्लिनिक, मेडिकल न्यूज टुडे और न्यूज मेडिकल जैसे मेडिकल जर्नल्स खंगाल रहे हैं। और इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक शोध भी है ना। हाँ, निमहांस, सिंपली साइकोलॉजी और फ्रंटियर्स के मनोवैज्ञानिक शोध भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। इसके अलावा कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क के सिद्धांत और एक रेडिट यूजर का 30 दिन का एक बहुत ही शानदार वास्तविक प्रयोग भी हमारी मदद करेगा। अरे वाह, रेडिट वाला प्रयोग तो वाकई दिलचस्प होने वाला है ना। तो हमारा मिशन ये जानना है कि क्या वाकई में डोपामाइन को डिटॉक्स किया जा सकता है, डिजिटल दुनिया ध्यान को कैसे हाईजैक कर रही है और कैसे कोई भी इंसान अपनी एकाग्रता को दोबारा हासिल करके एक संतुलित जीवन जी सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी मिशन है। तो चलिए सबसे पहले इस शब्द डोपामाइन की ही चीरफाड़ करते हैं। इंटरनेट ने ना इस बेचारे रसायन को एक तरह का विलन बना दिया है। हाँ, लोग तो इससे ऐसे डरते हैं जैसे कोई जहर हो। बिल्कुल। अक्सर लोग मान लेते हैं कि ये कोई जहर है या फिर सिर्फ खुशी देने वाला केमिकल है। लेकिन विज्ञान के नजरिए से ये एक बहुत ही अधूरी और भ्रामक परिभाषा है। डोपामाइन असल में दिमाग का मोटिवेशनल कंपास है। मोटिवेशनल कंपास? हाँ, ये वो शक्ति है जो इंसान को नई चीजें सीखने, आगे बढ़ने और जटिल लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब इसके बिना हम कुछ करने की सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब ये हमें सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि खुशी पाने के लिए मेहनत करने का धक्का लगाता है। इसके काम करने के ना दो मुख्य तरीके होते हैं। एक होता है टॉनिक रिलीज, जहां डोपामीन की एक स्थिर और धीमी मात्रा हमेशा दिमाग में बहती रहती है। अच्छा, एक बेसलाइन की तरह। हाँ, ये सुबह बिस्तर से उठने और रोजमर्रा के छोटे मोटे काम करने की ऊर्जा देता है। और दूसरा होता है फेजिक रिलीज,
जो किसी बड़े इनाम या किसी अचानक होने वाली घटना पर तेजी से एक झटके में निकलता है। रुको रुको, ये टॉनिक और फिजिक्स सुनने में थोड़े तकनीकी लग रहे हैं। अगर मैं इसे अपनी उसी बेकाबू गाड़ी वाली एनालॉजी से जोड़ूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि टॉनिक रिलीज गाड़ी का इंजन आइडलिंग है जो बस गाड़ी को स्टार्ट रखता है, बिल्कुल। और फिजिक रिलीज वो अचानक से एक्सेलरेटर दबाना है जब सामने कोई खुली सड़क या कोई बड़ा इनाम दिखता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। और जब एक्सेलरेटर दबता है ना, तो ये सिग्नल मुख्य रूप से दिमाग के दो अलग-अलग रास्तों से होकर गुजरता है। पहला है मेसोलिम्बिक पाथवे। और ये मेसोलिम्बिक पाथवे क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाए ना। चलिए इसे सरल करते हैं। दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच एक हिस्सा होता है VTA, यानी वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। यहाँ डोपामाइन बनता है। यहाँ से ये रसायन एक पाइपलाइन के जरिए न्यूक्लियस एक्यूमेंस तक जाता है। नामों से तो ये काफी जटिल लग रहा है। नाम भले ही जटिल हों, काम बहुत सीधा है। ये पाइपलाइन ही मेसोलिम्बिक पाथवे है। इसका काम है इच्छा, प्रेरणा और खुशी की भावना को जगाना। ये दिमाग को बताता है कि ये अनुभव बहुत शानदार था, इसे याद रखो और दोबारा करो। समझ गए। और दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा है मेसोकॉर्टिकल पाथवे। ये भी उसी VTA से शुरू होता है, लेकिन ये आगे जाके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स माथे के ठीक पीछे होता है और ये हमारे दिमाग का CEO है। CEO मतलब जो फैसले लेता है? बिल्कुल। ये फैसले लेने, सही गलत का चुनाव करने और लंबी अवधि की प्लानिंग का काम करता है। तो जब डोपामाइन इस रास्ते पर जाता है, तो ये दिमाग को ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये इनाम इतना जरूरी है कि इसके लिए भविष्य में फिर से ऊर्जा खर्च की जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार व्यवस्था है। लेकिन ये व्यवस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है, इसका अंदाजा ओल्स और मिलनर के 1954 के उस मशहूर प्रयोग से लगाया जा सकता है। साइकोलॉजी के इतिहास का वो चूहों वाला प्रयोग। वो प्रयोग तो न्यूरोसाइंस में एक मील का पत्थर है। सच में। चूहे के पिंजरे में एक लीवर था। जब भी चूहा उस लीवर को दबाता तो उसके दिमाग में एक हल्का सा इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन होता, जिससे सीधा डोपामाइन की बाढ़ आ जाती। और नतीजे तो हैरान करने वाले थे। बिल्कुल। एक चूहे ने महज 12 घंटे के अंदर 7500 बार उस लीवर को दबाया। उस जीव ने खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया। बाप रे। वो सिर्फ और सिर्फ उस डोपामाइन हिट के लिए पागलों की तरह लीवर दबाता रहा। ये दिखाता है कि ये केमिकल किसी भी जीव से कुछ भी करवा सकता है। यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि इनाम मिलने से ज्यादा इनाम की उम्मीद इस सिस्टम को हावी कर देती है। स्प्रैंकी लम्या का एक बहुत ही दिलचस्प शोध है। अच्छा, उसमें क्या था? उन्होंने पाया कि जब लोगों को ये पता चलता है कि उन्हें कुछ पैसे मिलने वाले हैं, तो पैसे हाथ में आने से पहले ही उनका डोपामाइन लेवल आसमान छूने लगता है। दिमाग उस खुशी का पहले से ही जश्न मनाने लगता है। मतलब इंतजार में ही मजा आ रहा है। बिल्कुल। और शर्मन के शोध ने तो ये साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स भी दिमाग में बिल्कुल वैसा ही तूफान लाते हैं जैसा पैसों या खाने को देखकर आता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर डोपामाइन जीवन जीने के लिए, हमारी प्रेरणा के लिए इतना अहम है, तो इंटरनेट पर इसका डिटॉक्स करने की आंधी क्यों आई हुई है? लोग अचानक अपने ही दिमाग के एक प्राकृतिक रसायन से आजादी क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि जिस सर्वाइवल सिस्टम ने हजारों सालों तक मानव प्रजाति को जिंदा रखा, आज की अटेंशन इकोनॉमी या ध्यान खींचने वाली अर्थव्यवस्था ने उस सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लिया है। हैक कर लिया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सच समझना होगा। ये जो डोपामाइन डिटॉक्स शब्द है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथक है। कोई भी इंसान अपने शरीर से डोपामाइन को फ्लश आउट या डिटॉक्स नहीं कर सकता। एक मिनट रुको, अगर ये मिथक है तो फिर वो लोग जो 24 घंटे के लिए अपना फोन, लैपटॉप, टीवी सब कुछ बंद करके कमरे में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि वो डिटॉक्स कर रहे हैं, वो असल में क्या कर रहे हैं? वो असल में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत मिलने वाली खुशी से दूरी बना रहे हैं। ये डोपामाइन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट डॉक्टर कैमरून सिपाहा ने शुरू किया था। उनका मकसद किसी केमिकल को कम करना नहीं था। तो फिर मकसद क्या था? उन्होंने इसे CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के एक हिस्से के रूप में डिजाइन किया था। इसका असली उद्देश्य उन आवेगी व्यवहारों को रोकना है जो बिना सोचे समझे किए जाते हैं, जैसे हर 2 मिनट में फोन स्क्रीन को चेक करना। हाँ, जो कि हम सब करते हैं। बिल्कुल। अगर शरीर में सच में डोपामाइन कम हो जाए तो पार्किंसंस जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जहां शरीर कांपने लगता है,
या फिर ऐसा डिप्रेशन हो सकता है कि इंसान के अंदर सुबह उठकर पानी पीने की भी इच्छा न बचे। ओह, इसका मतलब समस्या रसायन में नहीं है, बल्कि समस्या उस मशीनरी में है जो उस रसायन का ट्रिगर बन गई है। ग्लोबल आरपीएस के स्रोत में इस बात का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है कि कैसे सोशल मीडिया और टेक कंपनियों ने जानबूझकर मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स का इस्तेमाल किया है। हाँ, उन्होंने तो इसे एक साइंस बना दिया है। बिल्कुल, वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट इसका सबसे बड़ा हथियार है। ये हूबहू एक कसीनो की स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यह कैसे काम करता है। देखिए, जब हर बार लीवर खींचने पर इनाम मिले तो दिमाग जल्दी बोर हो जाता है, क्योंकि पता है कि क्या मिलने वाला है। सही बात है। लेकिन जब इनाम अनिश्चित हो, मतलब कभी मिले और कभी ना मिले, तो डोपामाइन का स्तर सबसे ज्यादा उछाल मारता है। यही तो होता है जब फोन हाथ में लिया जाता है। स्क्रीन अनलॉक करने पर कभी कोई नया मैसेज होता है, कभी किसी का लाइक होता है और कभी कुछ नहीं होता। बिल्कुल, वो अनिश्चितता ही तो खेल है। हाँ, और ये जो अनिश्चितता है ये ही उस मेसोलिम्बिक पाथवे को पागल कर देती है। और फिर इन्फिनिट स्क्रॉल का डिजाइन, जहां रील या न्यूज फीड कभी खत्म ही नहीं होती। दिमाग को ये सिग्नल ही नहीं मिलता कि अब बस काम खत्म हो गया। और इसके साथ एक और बड़ा खतरा जुड़ा है, ब्लू लाइट। स्क्रीन वाली ब्लू लाइट। हाँ, रात के समय स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी सीधा दिमाग के उस हिस्से पर वार करती है जो नींद के लिए जिम्मेदार मेलेटोनिन हार्मोन बनाता है। जब मेलेटोनिन रुकता है तो नींद उथली हो जाती है और अगले दिन हम थका हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल, और जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन दिमाग का वो सीईओ यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ जाता है। नतीजा, इंसान अपने आवेगी व्यवहार पर कंट्रोल खो देता है और फिर से फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करने लगता है। ये एक न खत्म होने वाला चक्कर बन जाता है। ये तो बहुत ही डरावना चक्र है। तो अगर असली डिटॉक्स एक मिथक है और हम अपने अंदर के केमिकल को कम नहीं कर सकते, तो फिर इस डिजिटल चक्रव्यूह से बाहर कैसे आएं? लत के शिकार इस दिमाग को दोबारा कैसे रिवायर किया जाए? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आखिर दिमाग को वापस अपनी प्राकृतिक स्थिति में आने में कितना समय लगता है? हाँ, कितना समय लगता है? कुछ दिन? नहीं। मिनिस्टर बिहेवियरल हेल्थ की रिसर्च बताती है कि ये कोई 2 दिन का काम नहीं है। जब कोई अपने ट्रिगर से दूरी बनाता है तो शुरुआती 1 से 2 हफ्ते बहुत भारी पड़ते हैं। इसमें चिड़चिड़ापन और सिरदर्द जैसे लक्षण दिख सकते हैं, मतलब विड्रॉल सिम्टम्स। बिल्कुल। उसके बाद शुरुआती रिकवरी का दौर आता है जो 30 से 90 दिन चलता है, और पूरी तरह से न्यूरल रीवायरिंग होने में, यानी दिमाग के तारों को दोबारा सही से जुड़ने में 3 से 12 महीने तक लग सकते हैं। 12 महीने? इतने महीने क्यों लगते हैं? क्या दिमाग इतनी धीमी गति से काम करता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार हाई डोपामाइन मिलने से दिमाग अपनी डोपामिन रिसेप्टर्स को कम कर देता है ताकि वो उस बाढ़ को झेल सके। इसे डाउन रेगुलेशन कहते हैं। इन रिसेप्टर्स को वापस उगने और सामान्य होने में समय लगता है। ये एक बहुत ही धीमी जैविक प्रक्रिया है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने स्रोतों में एक रेडिट थ्रेड पढ़ा। एक यूजर ने 30 दिन का एक प्रयोग किया और उसने रातों हाथ सब कुछ छोड़ने की बजाय घर्षण, या जिसे फ्रिक्शन कहते हैं, वो पैदा करने की रणनीति अपनाई। फ्रिक्शन मतलब रुकावट डालना? हाँ, उसने अपने फोन में रूट्स नाम के एक ऐप का इस्तेमाल किया। पहले हफ्ते में उसने दिन में सिर्फ 25 बार अपने सोशल मीडिया ऐप्स को अनब्लॉक करने की सीमा तय की। और आपको पता है, उस समय वो दिन में 120 बार अपना फोन उठा रहा था। 120 बार? बाप रे! लेकिन 25 बार की सीमा एक बहुत ही व्यावहारिक शुरुआत है। बिल्कुल। दूसरे हफ्ते में उसने अनब्लॉक की सीमा को घटाकर 20 कर दिया। तीसरे हफ्ते तक आते आते ये सीमा 10 अनब्लॉक तक पहुंच गई और फोन पिकअप गिरकर 75 रह गए। बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है। और उसने एक और कमाल का काम किया। फोन की सेटिंग्स में जाकर ग्रे स्केल मोड को ऑटोमेटिक कर दिया। जैसे ही शाम ढलती, उसके फोन की स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है ना? और चौथे हफ्ते के नतीजे चौंकाने वाले थे। सिर्फ 5 अनब्लॉक, दिन भर में 50 पिकअप्स, और उस यूजर ने एक हफ्ते में अपने 42 घंटे बचा लिए। सबसे अहम बात, उसने लिखा कि उसकी बेचैनी और एंजाइटी काफी हद तक कम हो गई। ये सच में अद्भुत है। इस यूजर ने अनजाने में व्यवहार विज्ञान के कई बड़े सिद्धांतों को एक साथ लागू कर दिया। वो कैसे? देखिए, जब स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है तो वो चमकीले लाल नोटिफिकेशंस और रंग बिरंगी तस्वीरें मीजोलिम्बिक पाथवे को उतना ट्रिगर नहीं कर पाती।
इसके अलावा ऐप खोलने से पहले जो रुकावट आई उसने डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन का काम किया। ग्रेस्केल का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी तेज रफ्तार हाईवे पर जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगा देना। है ना। बिल्कुल सटीक। गाड़ी रूपी दिमाग तेजी से डोपामाइन की तरफ भागना चाहता है, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर उससे धीमा कर देता है और उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमारा सीईओ है उसे सोचने का समय देता है कि क्या सच में मुझे अभी ये ऐप खोलने की जरूरत है। ये स्पीड ब्रेकर वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। क्लीवलैंड क्लिनिक ने ना इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए एक शानदार फ्रेमवर्क दिया है। पहला कदम है तय करना, ये स्वीकार करना कि कोई विशेष आदत अब नुकसान पहुंचा रही है। हाँ, सबसे पहले तो मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा कदम है प्रयोग करना, जैसे उस रेडिट यूजर ने छोटी छोटी पाबंदियों से शुरुआत की। लेकिन अगर हम सिर्फ पाबंदियां लगाएंगे तो जो खाली समय बचेगा उसमें इंसान बोर होकर वापस उसी आदत पर नहीं चला जाएगा। यही तो क्लीवलैंड क्लिनिक का तीसरा और सबसे अहम कदम है, रिप्लेस यानी नई आदत खोजना। जब सोशल मीडिया से समय बचता है तो उसे किसी अर्थपूर्ण काम जैसे व्यायाम, किताब पढ़ने या किसी हॉबी से बदलना होता है। खाली नहीं बैठना है मतलब। ठीक कहा। इसके बाद चौथा कदम है रिकॉर्ड रखना, अपनी भावनाओं और परेशानियों को लिखना। और अंतिम कदम है मूल्यांकन करना कि आगे क्या बदलाव करने हैं। और ये समस्या कितनी विकराल हो चुकी है इसका सबूत ये है कि भारत में निमांश जैसी शीर्ष संस्था को शट यानी सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नाम का एक विशेष क्लिनिक शुरू करना पड़ा। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। वहां बाकायदा माता पिता को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो कैसे घर में नियम बनाएं ताकि बच्चे स्क्रीन की लत से बाहर आ सकें। ये अब सिर्फ ध्यान भटकने की बात नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा जन स्वास्थ्य का मुद्दा बन गया है। बिल्कुल बन गया है। और जब इन रणनीतियों के जरिए दिन के कई घंटे वापस मिल जाते हैं तो एक नई चुनौती खड़ी होती है, उस खाली समय का क्या किया जाए, जो कि आपने अभी बताया कि बोरियत हो सकती है। हाँ, अगर उस 42 घंटे को किसी सही दिशा में नहीं मोड़ा गया तो दिमाग फिर से सस्ते डोपामाइन के रास्ते खोजने लगेगा। और यहीं पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है डीप वर्क की एंट्री। जर्मी सिल्वा ने कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क की जो समरी तैयार की है वो इस समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान पेश करती है। कैल न्यूपोर्ट का काम इस क्षेत्र में बहुत ही शानदार है। सच में। न्यूपोर्ट का तर्क है कि इस अटेंशन इकोनॉमी में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, डीप वर्क करने की क्षमता बहुत दुर्लभ हो गई है। और जो चीज अर्थव्यवस्था में दुर्लभ होती है वही सबसे मूल्यवान होती है। डीप वर्क का सीधा सा अर्थ है अपनी मानसिक क्षमताओं को पूरी तरह से निचोड़कर बिना किसी बाहरी रुकावट के किसी मुश्किल काम को अंजाम देना। हाँ, और न्यूपोर्ट ने इसके लिए कुछ बहुत ही कड़े नियम बनाए हैं। जैसे कि सबसे पहला कि गहराई से काम करने के लिए दिन में टाइम ब्लॉक करना होगा। दूसरा, बोरियत को अपनाना होगा। आज के समय में जैसे ही बस स्टॉप पर 2 मिनट इंतजार करना पड़ता है, हाथ तुरंत फोन पर चला जाता है। दिमाग को खाली बैठने और बोर होने की ट्रेनिंग देनी होगी। ये तो बहुत मुश्किल काम है आज के जमाने में। मुश्किल है लेकिन जरूरी है। और तीसरा, सोशल मीडिया को एक क्राफ्ट्समैन या कारीगर की तरह देखना होगा। क्या ये टूल सच में जीवन को बेहतर बना रहा है या सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो डीप वर्क सिर्फ ऑफिस का काम जल्दी खत्म करने का तरीका नहीं है। ये इंसान की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि से जुड़ा है। मशहूर मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने फ्लो स्टेट का सिद्धांत दिया था। फ्लो स्टेट, ये क्या होता है? उनका शोध बताता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा खुश नहीं होता जब वो सोफे पर लेटकर टीवी देख रहा होता है। इंसान का दिमाग तब सबसे ज्यादा संतुष्ट और जीवंत महसूस करता है जब वो अपनी पूरी क्षमता के साथ किसी मुश्किल लेकिन सादे काम में पूरी तरह से डूबा होता है। इस अवस्था में समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन इस फ्लो स्टेट में पहुंचने के लिए एक सही माहौल की भी तो जरूरत होती है ना। द माइंड कंपनी के एक लेख में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि आपका वातावरण आपके ध्यान को आकार देता है। हाँ, वातावरण का बहुत बड़ा रोल है। उनका सुझाव है कि काम करने की जगह पर स्पष्ट शारीरिक सीमाएं होनी चाहिए। हाँ, जैसे काम करने की डेस्क किसी दीवार की तरफ हो ताकि बार बार आते जाते लोग नजर में ना आए। इसके अलावा फालतू चीजों को हटाना या डीक्लटरिंग बहुत जरूरी है। डीक्लटरिंग से क्या फायदा होता है? देखिए, जब डेस्क पर 10 अलग अलग चीजें बिखरी होती हैं तो हमारा दिमाग अवचेतन रूप से उन सभी को प्रोसेस कर रहा होता है। इससे कॉग्निटिव लोड बढ़ता है और बिना कोई भारी काम की ही थकान महसूस होने लगती है। सही प्राकृतिक रोशनी का होना भी डोपामाइन और मेलेटोनिन के प्राकृतिक चक्र को सही रखता है। कैल न्यूपोर्ट की समरी में एक और कॉन्सेप्ट था जो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा, शैलो वर्क बजट।
ये एक तरह का पैमाना है ये मापने के लिए कि हम अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। ये बजट कैसे काम करता है? इसमें कहा गया है कि अपने किसी भी काम को करने से पहले खुद से एक सवाल पूछें। इस काम को आखिरकार सीखने और करने के लिए एक नए कॉलेज ग्रेजुएट को ट्रेनिंग देने में कितने महीने लगेंगे? ये एक बहुत ही धारदार पैमाना है ना? सोचिए अगर किसी काम को सिखाने में एक नए ग्रेजुएट को सिर्फ 2 हफ्ते लगे, जैसे ईमेल्स का जवाब देना या डेटा एंट्री करना, तो वो शैलो वर्क या उथला काम है। और डीप वर्क क्या होगा इस पैमाने पर? अगर किसी काम को सीखने में कई साल का अनुभव चाहिए, जैसे कोई नई रणनीति बनाना या जटिल कोड लिखना, तो वो डीप वर्क है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि शैलो वर्क को कम से कम किया जाए। और यह एक और विरोधाभास को समझना होगा। इस डिजिटल लत से बचने के लिए कई बार लोग अपने फोन में ही 10 तरह के वेलनेस ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। पौसा ब्लॉग के एक बहुत ही प्रासंगिक लेख में बताया गया है कि 2026 में आकर ये आदत खुद एक नया मानसिक तनाव बन गई है। मतलब उपाय ही समस्या बन गया है। बिल्कुल। कितने कदम चले, स्लीप स्कोर क्या है, पानी कितना पिया, ये सब ट्रैक करना भी उसी वेरिएबल रिवॉर्ड के जाल में फंसने जैसा है। हाँ, फिर से वही लत खिलाओ, देखूं आज मेरा स्लीप स्कोर क्या आया है। इसलिए सादगी ही सबसे अच्छी रणनीति है। 10 ऐप्स रखने के बजाय 1 या 2 ऐप्स का इस्तेमाल काफी है। जैसे कि? कौन से? जैसे काम के बीच स्मार्ट ब्रेक लेने के लिए पौसा और रात को दिमाग शांत करने के लिए कोई एक ऐप। तकनीक को अपना मास्टर बनने देने के बजाय उसे एक सीमित टूल की तरह इस्तेमाल करना होगा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, उसे समेटने का समय आ गया है। सबसे पहली और बड़ी बात, डोपामीन से डरने की या उसे शरीर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये जीवन की ऊर्जा है। असली लड़ाई उन डिजाइन्स और ट्रिगर से है जो इस ऊर्जा को चूस रहे हैं। बिल्कुल। और इसका समाधान किसी पहाड़ पर जाकर संन्यास लेने में नहीं है। समाधान है अपनी आदतों के बीच वो स्पीड ब्रेकर या फ्रिक्शन डालना। और वो पुरानी आदतों को नई आदतों से बदलना। हाँ, और उससे भी अहम ये है कि जो समय हम अपनी स्क्रीन से आज़ाद कराते हैं, उसे डीप वर्क और फ्लो स्टेट जैसी गहरी गतिविधियों में लगाना। ये एक पूरा टूल किट है जो किसी भी इंसान को इस शोर शराबे वाली दुनिया में अपना ध्यान और शांति वापस पाने में मदद कर सकता है। जब ये उथले डिस्ट्रैक्शंस हट जाते हैं, तब जाकर ये एहसास होता है कि एक इंसान के अंदर कितनी गहरी क्षमता और रचनात्मकता दबी हुई थी। बिल्कुल। जाने से पहले श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। आज हम 2026 में खड़े हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी और ज्यादा आक्रामक रूप लेगी, ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी भयंकर होता जाएगा। ये तो तय है। तो क्या इंसानी दिमाग खुद को बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से कुछ नए कॉग्निटिव फिल्टर्स विकसित कर लेगा, या फिर क्या भविष्य में ये दुनिया साफ तौर पर 2 ही हिस्सों में बंट जाएगी? एक वो बड़ा वर्ग जो अपना ध्यान इस टेक्नोलॉजी के हाथों हमेशा के लिए भटकने देगा, और दूसरे वो मुट्ठी भर लोग जो डीप वर्क में माहिर होकर इस पूरी अटेंशन इकोनॉमी पर राज करेंगे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।